Good morning, and I am Dr. Nurbani, प्रिंसिपल फ्रॉम ज्ञानेंद्री फार्मेसी कॉलेज। मैं यहाँ आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ कैरियर गाइडेंस के लिए, जबकि तो आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और मेरा ये अभिनंदन आप स्वीकार करें। हमारा कक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए हैं, इसलिए मेरा हार्दिक अभिनंदन आप सबको है। 12 पास करने के बाद में क्या करना चाहिए, ये आपका चिंतन हो सकता है। अभी हमारा भी चिंतन हो सकता है एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्डियन, एज ए वेल विशर एंड एज एन एजुकेशनलिस्ट। तो 12 के बाद में कौन कौन सी तके हैं और कौन कौन सी ब्रांचेज में जा सकते हैं। बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें एक जो है वो फार्मेसी भी है, डिप्लोमा फार्मेसी, डिग्री फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, पीएचडी इन फार्मेसी, इंडिया में फार्मेसी, बाहर विदेश में फार्मेसी, सभी जगह। तो ये भी एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत ही लुक्रेटिव है और आप इसे पसंद कर सकते हैं। मैं आपको खास आज फार्मेसी की जानकारी के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आपको फिर से उत्तीर्ण होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारा जो एम है वो इस पैंडेमिक सिचुएशन, अभी जो गांव में, शहर में, राज्य में, देश में और पूरे दुनिया में चल रही है, उससे जिंदगी रुक गई है। लेकिन हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो क्या बढ़े, कहाँ बढ़े, ये सबसे बड़ा जटिल प्रश्न हमारे सभी के जीवन में 12 के बाद में आता ही है। आज हमारे किसी में भी ये हो रहा है। तो मशवरा मेरा ये है कि ऐसी सिचुएशन में सभी फैमिली वाले जो है वो ऐसा सोचना चाहिए मेरे ख्याल से कि हमारे बच्चे नज़दीक में रहे, हमारे बच्चे सेफ रहे, स्वस्थ रहे, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये होते हुए भी आगे बढ़े, ये भी ज़रूरी है। और अपना भविष्य जो है वो बेहतर बनाए। तो इन सब बातों को लेकर हमें ये सोचना जरूरी है कि हमारे इलाके में, हमारे नज़दीक में कौन सी अच्छी संस्था है जो हमें आगे बढ़ा सके और हमारे तय किए हुए कोर्स में, और वो संस्था जो है वो भी इतनी नामांकित होनी चाहिए और नज़दीक में होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम आज थोड़ा बहुत मशवरा करेंगे। 12 कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद में आप MBBS कर सकते हैं, BDS डेंटल सर्जरी कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेद, फार्मेसी और BSc, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हमारे उत्तीर्ण होने में हमारा जो रिजल्ट जो है वो कितना है, हम कितना भार जो है वो वहन कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। उसी के मुताबिक हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो कहाँ पे आ सकती है, ये सोचना बहुत ही जरूरी है। हमें वास्तविकता के साथ चलना ये भी जरूरी है। तो इसी हिसाब से अगर हमारा रिजल्ट जो है वो 95 के ऊपर है तो वाकई में आपको MBBS ही पसंद करना चाहिए, ये मैं जरूर कहूँगा। लेकिन अगर हमारा रिजल्ट थोड़ा कम है और हम MBBS में शायद एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है, तो और क्या करें MBBS के सिवा। तो एक फार्मेसी ऐसा है जिसमें आप जा सकते हैं, डिग्री इन फार्मेसी करके आप MBBS के साथ इक्विवेलेंट रह सकते हैं। क्योंकि फार्मेसी जो है वो
दवाई के बारे में उसमें कोर्स में पढ़ाई का सब आता है और ये बिल्कुल एमबीबीएस के साथ मिला जुला हुआ कोर्स है। फर्क सिर्फ इतना है कि एमबीबीएस में निदान जो है वो आता है और फार्मेसी जो है उसमें ये दवाई क्या है, कैसे बनती है, डोजेस कैसे बन सकते हैं और उनकी एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, उसका जो है टॉक्सिकोलॉजी जो है वो सब इसमें आता है। तो ये एक टेक्निकल कोर्स है और बिल्कुल एमबीबीएस के साथ जुड़ा हुआ होता है। सभी सब्जेक्ट्स जो है डायग्नोसिस के सिवा फार्मेसी के और एमबीबीएस के सब पैरेलल आते हैं। इससे भी अगर रिजल्ट हमारा कम है तो ये बीएससी भी पसंद कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री इन फार्मेसी वो 4 साल का कोर्स है। ये बीफार्म होने के बाद आप मेडिसिन के तज्ञ बन सकते हैं। एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि अगर आदमी खाता नहीं है, मतलब कि 2-3 दिन या ऐसी कोई परिस्थिति है तो खाने की मना कर दी गई है तो जीवन चलेगा, रुक नहीं जाएगा। लेकिन दवाई के बिना नहीं, दवाई को लेनी ही पड़ेगी। पैंडेमिक सिचुएशन जो अभी आपने देखा होगा कि जब टोटल लॉकडाउन आ गया था तब मिल्क और मेडिसिन ये 2 ही चीजें ऐसी थी जो खुली थी, 2 ही चीजें ऐसी थी जो मिल सकती थी, ताकि सब कुछ बंद कर दिया गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेडिसिन जो है वो इतनी जरूरी है, तो उसी हिसाब से भी फार्मेसी का कोर्स भी इतना वाइटल है। फार्मासिस्ट इसलिए मास्टर ऑफ मेडिसिन कहला जाता है क्योंकि मेडिसिन की उत्पत्ति रिसर्च से लेकर एक्शन, रिएक्शन और स्वस्थता प्राप्त करने तक फार्मासिस्ट उसका तज्ञ है। और ये सभी स्टेप्स जो है वो सभी में फार्मासिस्ट ही आता है। दवाई जो है वो तय की हुई मात्रा में अगर ली जाए तो आदमी या पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है। मतलब कि गुजराती में हम वो बोलते हैं कि दवा तारे, मतलब कि ठीक करे। और अगर उसकी मात्रा से ज्यादा ली गई तो दवा मार भी सकती है क्योंकि वो पॉइजन है। तो ये कोर्स जो है वो ऐसा है कि उसमें लोगों की जान के साथ खिलवाड़ी है। इसलिए ये कोर्स जो है वो एक कानून है। बीफार्म की शिक्षा प्राप्त किए हुए लोगों ही दवाई का हैंडलिंग कर सकते हैं, ये एक कानून है। हमारा देश जब आजाद हुआ तब भारतीय नागरिकों की सुखाकारी के लिए एक कायदा बनाया गया, उसे कहते हैं फार्मेसी एक्ट 1948। और उस कायदे के अनुसार सभी कोर्स जो है वो डिजाइन किए गए। इसी की वजह से ये अभ्यासक्रम जो है बी फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी और फार्मेसी के सभी अभ्यासक्रम जो है वो और लॉ, इट इज ए लॉ बाय इटसेल्फ, ये कानून है, ये अभ्यासक्रम ही कानून है। हमारे राज्य में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, और उसमें एक गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भी है जो बहुत सी नामांकित हो चुकी है अब तक में। और उसी यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएटेड गुजरात में 57 डिग्री फार्मेसी कॉलेजेस आज है। भावनगर जिले में एक ही फार्मेसी कॉलेज है जहां डिग्री इन फार्मेसी का कोर्स प्राप्त किया जा सकता है, और वो है ज्ञान मंजरी फार्मेसी कॉलेज। ये ज्ञान मंजरी फार्मेसी कॉलेज हमारे सिलचर रोड पर आई हुई है और यहाँ पे बी फार्मेसी की डिग्री मिल सकती है। यहाँ से पढ़ाई करने 4 साल का कोर्स है। तो मेरी आपको ये माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन जो अगले कुछ दिनों में मिटने वाली नहीं है, महीनों तक या
कुछ सालों तक चलने वाली है और हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना भी है। तो ऐसी संस्था जो है वो हमारे पास भावनगर वासियों के लिए, हमारे पास में भावनगर में ही जब ये अच्छी सी कॉलेज उपस्थित है, तो क्यों ना दूर जाने के बजाय हमारे घर पर ही रहकर, हमारे गांव में ही रहकर और अच्छी सी डिग्री बी फार्मेसी यहाँ से प्राप्त न करें। तो ये मेरा मशवरा है। बी फार्मेसी करने के बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं, ये मुझे थोड़ा बताना है। कि आप जॉब कर सकते हैं, आप आगे अभ्यास भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी पीएचडी भी कर सकते हैं, और आपको विदेश अगर जाना है तो विदेश भी जा सकते हैं। वहाँ जाकर भी आप एमएस कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी, ये आगे की पढ़ाई है। और अपना खुद का बिजनेस अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्टर में बी फार्मेसी के बाद में फार्मेसी के लिए दवाई के साथ दवाई का बिजनेस कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। जॉब में गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट की पोस्ट जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो होते हैं गांव में, सिटी में सीएचसी होती है, हॉस्पिटल्स होती है, रेलवे हॉस्पिटल से लेकर भी, तो सभी में फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है। वहाँ बी फार्मेसी फार्मासिस्ट की पोस्ट पर काम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट कॉलेज में आप एकेडमिक में भी जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन, प्रिंसिपल, डीन और इससे आगे भी जा सकते हैं। फूड एंड ड्रग, मैंने आपको पहले बताया कि ये वाकई में एक कानून है। तो नियंत्रण जो है दवाई का, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पेशेंट तक जाए, तहाँ तक ये दवा जो है वो ट्रैवल करती है, तो उसी के दौरान उसका नियमन जो है, कंट्रोल जो है, मैनेजमेंट जो है, ये भी जरूरी है, देखभाल इसकी रखनी जरूरी है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करके एक पूरा हिरार्की जो है, उसमें आप ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पर काम कर सकते हैं, आगे बढ़कर सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर तक जा सकते हैं। मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि हमारे आज के गुजरात के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो कमिश्नर है वो हमारे भावनगर जिले के हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उसमें है। जो पहला जो मैं आपको बताऊंगा वो सेल्स में, रिटेल सेल्स से लेकर होलसेल तक, और फार्मेसी में जाने के बाद मेडिसिन और सर्जिकल आइटम्स भी आप सेलिंग में पा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सीरप, ऑइंटमेंट, ये सब जो है वो बनाना है। उसका लाइसेंस जो बी फार्म का अभ्यासक्रम जिसने कंप्लीट किया है उसी को ही मिल सकता है। तो वही जो बी फार्म है वही मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो कभी रुकता नहीं। आज की दवाई अगर कल काम नहीं कर सकती है, और नई दवाई जो है वो संशोधन जो है वो ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और ये भाई जो है वो फार्मासिस्ट है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दवाई बनाना जो है वो सिर्फ फार्मासिस्ट ही कर सकते हैं जिसने बी फार्मेसी की पढ़ाई की हो, और उसको उसी क्षेत्र का, मतलब कि टेबलेट बनाता है जो, तो उसको सिर्फ टेबलेट का लाइसेंस मिल सकता है। वो बी फार्म की पढ़ाई खत्म करने के बाद में 1.5-2 साल तक कोई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में काम करेगा। उसके बाद में उसको अप्रूवल मिल सकती है कि ये अप्रूव्ड टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट। तो इसके लिए बी फार्मेसी जरूरी है, वही दवाई बना सकता है। ऐसे ही सिरप के लिए भी अलग लाइसेंस मिल सकता है, कैप्सूल के लिए अलग लाइसेंस, इंजेक्शन के लिए अलग लाइसेंस,
और ये सब फॉर्मुलेशन जो है वो सिर्फ बी फार्मेसी के बाद ही मिल सकता है, सेपरेट लाइसेंस मिल सकता है, और उसको कहा जाता है अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन का एक तस्वीर है जहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो सब तजुर्बे है, मतलब कि बी फार्मेसी और मास्टर ऑफ फार्मेसी और पीएचडी वही लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो बी फार्मेसी के बाद में आप इसमें जा सकते हैं। ये जो है दवाई की जानकारी, फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर को पहले दवाई के बारे में सभी जानकारी देते हैं। डॉक्टर जो है वो ये जानकारी लेने के बाद में ही तय करते हैं कि ये दवाई दी जाए या नहीं। तो इसके लिए जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है वो और कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ जिसने बी फार्मेसी की पढ़ाई की हो, मास्टर ऑफ फार्मेसी की पढ़ाई की हो, वो ही कर सकता है। वही डॉक्टर के पास जाकर इंफॉर्मेशन की आपले कर सकता है। ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है एक मल्टीनेशनल आई मीन पॉलीक्लिनिक जो होती है, बड़ी हॉस्पिटल होती है, वहाँ पे जो पेशेंट इंडोर पेशेंट है उनकी रूटीन देखभाल जो है वो डॉक्टर फार्मासिस्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ये जो है वो फार्मासिस्ट है, वो रूटीन जो है सभी फार्मासिस्ट का आई मीन पेशेंट्स का वही उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जो बी फार्मेसी के बाद में क्लिनिकल क्षेत्र में जाके आप इसमें एक्सपर्टाइज प्राप्त कर सकते हैं। रिटेल फार्मासिस्ट, ये दवाई का जो है वो लाइसेंस होल्डर ही काम कर सकता है, और उसके लिए डिप्लोमा और डिग्री फार्मेसी अत्यंत जरूरी है। इसके सिवा लाइसेंस नहीं मिल सकता, इसके सिवा ये सेल्स जो है वो कोई और नहीं कर सकता। एंटरप्रेन्योर मतलब कि आप अपना खुद का धंधा भी कर सकते हैं। जैसे एक सेक्टर जो है वो लोन लाइसेंस, अगर आपके पास अपना खुद का इतना बड़ा यूनिट नहीं है कोई परवाह नहीं, जिसके पास यूनिट है उसके पास लोन लाइसेंस से आप अपनी दवाई बनवा सकते हैं और बिक्री कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास अगर अपना खुद का यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आप टैबलेट बना सकते हैं, कैप्सूल बना सकते हैं, लिक्विड ओरल्स बना सकते हैं, ऑइंटमेंट्स बना सकते हैं, क्रीम्स बना सकते हैं, इंजेक्शंस बना सकते हैं, और ये सब जो है वो अपनी फैक्ट्री में आप कर सकते हैं। तो दूसरों का जिसके पास अपनी फैक्ट्री नहीं है वो लोन लाइसेंस वालों का काम भी आप कर सकते हैं। रीपैकिंग ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही बढ़िया है आजकल, जिसमें कॉस्मेटिक्स का रीपैकिंग हो सकता है। ओटीसी प्रोडक्ट्स में मतलब कि ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो कमोडिटीज जो है, मतलब कि दवाइयाँ जो है बेची जा सकती है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, उसको ओटीसी प्रोडक्ट्स कहते हैं। उसका भी रीपैकिंग हो सकता है और लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं। हाउस होल्ड आइटम जो है जैसे कि हनी है, बोरिक एसिड जो है, ग्लूकोज जो है, अलग अलग फ्लेवर का ग्लूकोज, उसका रीपैकिंग अपने हिसाब से आप अपना ब्रांड देकर बना सकते हैं और बेच सकते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये जो है बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स आप कर सकते हैं। सर्जिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स और सर्जरी में उपयोगी जो भी चीज़ आती है, सुई से लेकर बैंडेजेस तक बहुत कुछ चीज़ें आती है, वो सब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स जो है वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, और हाउस होल्ड पैक्स बनाकर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लाइसेंस जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, उसमें अगर आपने बी फार्म का कोर्स किया है तो आपको इजीली लाइसेंस मिल सकता है, क्योंकि आप इनके तजुर्बे हैं, आप इनकी जानकारी प्राप्त किए हुए एक टेक्नोक्रेट है, और ये टेक्नोक्रेट होने की वजह से आप ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। बी फार्म के बाद अगर आगे पढ़ाई करनी है
तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मतलब कि एम-फार्म जो अलग अलग ब्रांचेज में हो सकता है, फार्मास्यूटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मा केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फॉरेंसिक फार्मेसी, बहुत सारी ब्रांचेज है और वहाँ उसमें सभी में आप आगे पीएचडी तक जा सकते हैं। पैटेंट लॉज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब कोई नई दवा जो है संशोधन किया गया है, उसका पैटेंटेबल लेना है, तो ये पैटेंटिंग का जो एक क्षेत्र है उसमें अगर आप बी फार्म होने के बाद में एक्सपर्टाइज प्राप्त कर ले तो ये भी आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हैं, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और एमबीए कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है। फार्माकोलॉजी में अगर आप एम-फार्म करें मास्टर ऑफ फार्मेसी बी फार्म के बाद में, तो ये क्लिनिकल रिसर्च जो है उसमें आप जा सकते हैं। उसमें अपना खुद का क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी आप बना सकते हैं। बहुत सारे काम लोग जो है हैदराबाद में, अहमदाबाद में, दिल्ली में ये क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा है। और ये जो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें न सिर्फ इंडिया की उपलब्ध नई दवाई का क्लिनिकल रिसर्च का काम चल रहा है, बल्कि विदेश में जो रिसर्च हुई है उनका क्लिनिकल रिसर्च का काम भी इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप एमटेक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और पीजी डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है नया क्षेत्र है, बहुत ही लुक्रेटिव क्षेत्र है। बी फार्म होने के बाद में इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। रेडियो फार्मेसी जो है वो आजकल एक नई ब्रांच जो है वो बहुत ही आगे चल रही है, उसमें भी आप स्पेशलाइजेशन बी फार्म होने के बाद में कर सकते हैं। एमएससी इन ड्रग केमिस्ट्री, ये नया क्षेत्र है, उसमें भी बी फार्म एलिजिबल है। और सबसे आखिर में जो है वो अब्रॉड, मतलब कि विदेश में अगर आप जाए तो जीआरई देकर या जीमैट देकर आपको मास्टर ऑफ साइंस की जो उपलब्धि है वो प्राप्त हो सकती है, मतलब कि आगे पढ़ाई के लिए अब्रॉड में। बी फार्म होने के बाद में आप विदेश अगर जाए तो वहाँ की इक्विवेलेंसी जो है, इक्विवेलेंसी एग्जाम जो है वो पास करके आप फार्मासिस्ट की कामगिरी वहाँ पर भी कर सकते हैं। और आज तक में जब से इंडिया से बी फार्म होने के बाद में बहुत फार्मासिस्ट विदेश गए हुए हैं। ये बी फार्मेसी की जो अभ्यासक्रम है वो अगर आप चुने तो कौन सी कॉलेज में ये पढ़ाई की जाए, तो ये हाउ टू सिलेक्ट कॉलेज, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जहाँ कैंपस का एनवायरनमेंट जो है वो डिसिप्लिन है और उसका कैंपस का पूरे कैंपस का एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल एकेडमिक का हो, वहाँ आपको जाना चाहिए। ऐसा कॉलेज कि जहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त किया जा सकता है, वहाँ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज हो, वहाँ पे स्पेशल लैब्स हो, वैसी कॉलेज में आपको जाना चाहिए। इंडस्ट्री एक्सपोजर, मतलब कि जो ये तो है जो ये इंस्टीट्यूट का सोल एंड ब्रेन है। जो भी इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज के साथ लिंक्ड है, जुटी हुई है, उसका तालमेल है, मेलजोल है, ऐसी कॉलेज आपको पसंद करनी चाहिए। ऐसी कॉलेज की जहाँ पढ़ाई के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी महत्व हो और ये सब बातें और स्टूडेंट्स को उसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे ही कॉलेज जहाँ का रिजल्ट जो है वो यूनिवर्सिटी में आगे हो। प्लेसमेंट जिस कॉलेज का सबसे बढ़िया हो वो तो इंडस्ट्री लिंकेज की वजह से होता ही है। तो जहाँ पे फर्दर स्टडी कॉर्नर की गुंजाइश हो वहाँ पे आपको जाना चाहिए। जिस कॉलेज में मेंटरिंग प्रोग्राम, मतलब कि स्टूडेंट के साथ स्टाफ का जो है इंडिविजुअल स्पेशल मेंटरिंग सिस्टम जहाँ पे हो, वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो अच्छा होता है, तो ऐसी कॉलेज आपको पसंद करनी चाहिए।
मैनेजमेंट बॉडी जो है वो एकेडमिक ओपिनियन की होनी चाहिए। मैनेजमेंट जो है वो खुद एकेडमिशियन अगर है तो वो कॉलेज में वाकई में निखार आता है पढ़ाई करने के बाद में, क्योंकि उन लोगों का जो मैनेजमेंट बॉडी है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इंस्टीट्यूट बनाकर बैठ गई ऐसा नहीं है। उनका इंटरेस्ट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन का होता है और वो एकेडमिशियन ही कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट अगर एकेडमिशियन है वहाँ पे वाकई में क्वालिटी एजुकेशन मिल सकता है और ऐसी ही कॉलेज आपको पसंद करनी चाहिए। ये मेरी खुद की राय है। तो कैंपस और प्रैक्टिकल नॉलेज की बात जो हमने बताई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे जो ज्ञान फार्मेसी कॉलेज है उसमें लेबोरेटरीज जो है ये उनका फोटोग्राफ्स है। तो जैसा मैंने बताया कि लेबोरेटरीज वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। लेबोरेटरीज में स्टूडेंट जो है वो अपने आप काम करने चाहिए, उसको काम करने देने का अवसर मिलना चाहिए। तो देखो आप ये स्टूडेंट जो है अपने आप काम कर रहे हैं। सभी ये लेबोरेटरीज है फार्मेसी की और ये जो है इंस्ट्रूमेंट्स और सब उपलब्धियाँ जो है वो स्टूडेंट्स को दी जाती है और स्टूडेंट्स यहाँ अपने आप सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ लेबोरेटरी कामकाज के साथ अपना एक्सपर्टाइज बना सकते हैं। ये सब स्टूडेंट जो है वो खुद देखो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ काम कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप के साथ माइक्रोबायोलॉजी का जो है स्पेशल उसमें काम करते हैं। ये जो है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है, वहाँ भी ब्लड रिपोर्ट्स चेकिंग टेस्टिंग ये सब आता है माइक्रोस्कोप के साथ। और दूसरी बात जो है इंडस्ट्री एक्सपोजर, ये स्टूडेंट जो है हमारे वो इंडस्ट्री में जाते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है वो भावनगर की एक इंडस्ट्री है वहाँ गए थे, इनका फोटोग्राफ्स है। ये प्रिंस सप्लिको में गए थे, उनका फोटोग्राफ्स है फैकल्टी के साथ में। ये दोनों है जो फैकल्टी है, बाकी सब जो है वो स्टूडेंट्स हैं। और ये जो है महाशय ये प्रिंस सप्लिको के मैनेजर है। तो एक्सपर्ट टॉक ये जो है हमारे सीहोर ने जनपद फार्मास्यूटिकल में क्वालिटी कंट्रोल के हेड है वो और एक्सपर्ट टॉक के लिए आए थे। इनका ये फोटोग्राफ्स हैं। तो ऐसी कॉलेज में जहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है, कला मंजरी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, रास मंजरी नवरात्रि के दौरान सेलिब्रेशन होता है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनाए जाते हैं, खेल मंजरी में इंडोर आउटडोर गेम्स में स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। टेक मंजरी जो उसमें एक टेक्नोलॉजिकल एग्जीबिशन होता है सभी इंजीनियरिंग फार्मेसी साइंस सभी का उसमें भी। तो ऐसी संस्था के जहाँ पे सोशल एक्टिविटी के साथ संस्था के लोग जो है स्टूडेंट्स को लेकर वो जुटे हुए हो, अचीवमेंट उनके जो माइलस्टोन जो है हर एक क्षेत्र में जहाँ पे इंस्टीट्यूट अपना कोऑपरेशन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं उनके कुछ अचीवमेंट हो, ऐसे कॉलेज आपको पसंद करनी चाहिए। ये जो फोटोग्राफ्स है और हमारे कला मंजरी के है नवरात्रि के दौरान और कुछ खास दिनों के दौरान ये जो प्रोग्राम जो है हम अरेंज करते हैं कला मंजरी के, ये सब उनके फोटोग्राफ्स हैं। ये हमारे चेयरमैन है नन्ना खान साहब जो कला मंजरी के दौरान उपस्थित हुए थे और ये सब कला मंजरी के फोटोग्राफ्स हैं। अपने स्टूडेंट्स अपनी कलाएँ जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मालिकगण जो है कला मंजरी में उपस्थित, ये सब खेल मंजरी, ये जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं वो खेल मंजरी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरी क्रिकेट टीम फार्मेसी की जो है कैरम इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स सभी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक पूरा वीक मनाया जाता है खेलों का, स्पोर्ट्स वीक। टैग मंजूरी ये जो प्रदर्शनी है
पूरे भावनगर के लिए खुली रखी गई थी 4 दिनों तक पूरे भावनगर के और भावनगर जिले के स्टूडेंट्स और सभी मतलब कि तालुका लेवल से स्टूडेंट्स आए थे और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं अपने इंजीनियरिंग के, फार्मेसी के, साइंस के सभी लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट जो है वो बनाए थे और प्रस्तुत किए थे। सभी लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी दे सके ये लोग हमारे स्टूडेंट्स। ये सब हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और विजिटर्स हैं जो प्रोजेक्ट्स जो है फार्मेसी के प्रस्तुत कर रहे हैं। सब रिफ्रेशिंग डेज, इंजरी डे फार्मेसी के स्टूडेंट है जो मना रही है, ग्रुप डे मनाया जा रहा है फार्मेसी के लिए। कहने का मतलब है ऐसी कॉलेज आपको पसंद करनी चाहिए जहाँ की कैंपस में डिसिप्लिन और एकेडमिक एनवायरनमेंट हो, लैबोरेटरी की सुविधाएं हो, स्पेशल लैब्स वहाँ पे उपलब्ध हो, इंडस्ट्री के साथ उनका मेल जोल हो, को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ पूरा डेवलपमेंट स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता हो। वही संस्था की रिजल्ट जो है वो भी बिल्कुल अच्छी आ सकती है और आ रही है। ये जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है उनका रिजल्ट है, ओवरऑल रिजल्ट 60% आया था, लेकिन कॉलेज जो है वो 8वीं रैंक पर पूरे राज्य में थी। हमारे टोटल स्टूडेंट जो 38 थे उनमें से 12 फर्स्ट क्लास और 11 स्टूडेंट फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि 23 जो पास हुए वो सभी के सभी फर्स्ट क्लास है और ये 15 जो फेल हुए हैं वो अभी रीअसेसमेंट में जाकर अपना करेक्शन उसमें होगा ही शायद। तो ऐसी कॉलेज आपको पसंद करनी चाहिए जहाँ पे प्लेसमेंट एक्टिविटी भी अच्छी तरह से हो। ये प्लेसमेंट ग्रुप है, इंडस्ट्री वाले लोग जो है वो संस्था में आते हैं और अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। पेरेंट्स मीटिंग ये बहुत ही बढ़िया एक है जिसमें हमारे यहाँ रेगुलरली पेरेंट्स को बुलाए जाते हैं और स्टूडेंट्स अपने जो पेरेंट्स के स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ रहा है वो अभी कैसे है, कहाँ तक पहुँचे, आगे कॉलेज ने क्या सोचा है उन लोगों के लिए, ये सब जानकारी पेरेंट्स को दी जाती है। पेरेंट के पास से भी फीडबैक लिया जाता है और ये सब मिला के पॉलिसी बनाई जाती है जिसमें स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो और उसके साथ में इंस्टीट्यूट का भी डेवलपमेंट हो। ये सब चीजें देखकर अगर आपको ऐसा लगे कि ये इन प्रवर्तमान जो परिस्थिति है पैंडेमिक सिचुएशन की और हमको भावनगर में ही रहना है, भावनगर जिले के बाहर नहीं जाना है, तो मैं आपको ये सब दिखा के बता के आपके साथ मैंने जो बातें की है उनके अगर ये नतीजा निकलता है कि नहीं हमको भावनगर में रहना है और ये कोर्स करना है, तो आपको ज्ञान मंदिर में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो द प्रोसेस बाकी पूरी जो प्रोसेस है एडमिशन की फार्मेसी में वो कैसे की जाती है इनके लिए जानकारी मैं आपको दे दूँ। ये जो एडमिशन है वो एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज की ACPC के द्वारा होती है। उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है ACPC की एडवर्टाइजमेंट एडमिशन के लिए न्यूज़पेपर में, सभी न्यूज़पेपर में नियमित रूप से आती है। जब भी ये लोग ACPC एडमिशन की कार्यवाही शुरू करेंगे तो पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे। उस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक आपको एक बुकलेट खरीदनी पड़ेगी, पिन परचेज करना पड़ेगा। वो ICICI बैंक या तो जो भी बैंक ये जो ACPC है वो मुनासिब समझे और तय करे उसी बैंक से वो सब न्यूज़पेपर में आएगा कि कौन सी बैंक में आपको जाना है। वो उस बैंक में जाकर आपको पिन परचेज करनी है। पिन जो है वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है और उसके साथ में आपको एक बुकलेट भी दी जाएगी।
बुकलेट में सभी गत साल की और इस साल में कहाँ कहाँ कॉलेजेस है, कैसी कैसी कॉलेजेस है, कैसी कैसी कोर्सेज है, वो सब जानकारी उसमें दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा bhujacpc.nic.in। इसी वेबसाइट में जाकर आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें ये पिन नंबर जो है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, उससे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑनलाइन फिलिंग ऑफ फॉर्म एंड कंफर्मेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, वो सब में हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डेजिग्नेटेड हेल्थ सेंटर, ये सब काम मेरे के लिए हर एक जिले में एक या एक से ज्यादा बड़ा सिटी हो वहाँ हेल्थ सेंटर एसीपीसी द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं। हमारे कॉलेज में भी हेल्थ सेंटर है। अगर आप चाहे तो आप हमारे हेल्थ सेंटर में आकर ये सब गतिविधियां, ये सब फॉर्मेलिटीज, ये सब प्रोसीजर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद एडमिशन कमेटी जो है वो डिक्लेयर करती है एकेडमिक डिटेल्स, मेरिट लिस्ट और आप कौन सी ब्रांच में, कौन सी कॉलेज में आपको आपके रिजल्ट के मुताबिक एडमिशन मिल सकता है, वो उसमें आता है। फिर ये मेरिट डिक्लेरेशन के बाद में आपको चॉइस फिलिंग करना है कि भी आपको कौन सी कॉलेज में जाना है, आपको कौन सा कोर्स लेना है, 1 नंबर 2 नंबर 1 से 10 ऐसे आप कर सकते हैं। और फर्स्ट राउंड में आपको उसमें से कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मॉक टेस्ट होता है, मतलब कि ये ट्रायल टेस्ट है। उसके बाद में एक्चुअल राउंड शुरू होता है, जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है मेरिट के बेसिस पर एंड द चॉइसेस। आपने जो इंस्टीट्यूट पहले नंबर के पसंद किया है उसमें अगर आपका चॉइस है तो आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, वो एक्चुअल राउंड के बाद में पता चलेगा। जिसमें आपका एडमिशन मिल सकता है और उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिर आपको कंफर्म करना पड़ता है, उसमें कंफर्मेशन में जाना पड़ता है। कंफर्म करने के बाद में आपको टोकन फीस जो है 20,000 वो जिस बैंक में डेजिग्नेटेड बैंक जो है उसमें आपको भरना है और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सब होने के बाद में आप उसी कॉलेज में जाकर अपना ये जो टोकन फी कंफर्मेशन किया है वो वेरीफाई करने के बाद में बाकी जो है फीस वहाँ आप भर सकते हैं और आपका एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर एसीपीसी द्वारा है। ये प्रोसीजर में अगर आपको कोई तकलीफ है या कोई समझ में गड़बड़ी है और आप इसमें कुछ गलती न हो, ऐसा कोई रास्ता अगर ढूंढना चाहते हैं तो हेल्प सेंटर आप सीधा कॉलेज पे आके हेल्प सेंटर से मिल ले और आपकी ये सब प्रोसीजर जो है वो हेल्प सेंटर से हो सकती है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि अगर आपको हेल्प सेंटर की मदद लेनी है तो कुछ चिंता न करें, सीधे चले आइए हेल्प सेंटर में हमारी ज्ञान मंजरी में और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर आकर यहाँ पे हेल्प सेंटर से ही आपका रजिस्ट्रेशन करवा लें। हेल्प सेंटर से ही आपका चॉइस फिलिंग वगैरह जो है वो पूरा प्रोसीजर यहाँ पे आप कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वो स्कॉलरशिप की। अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी थोड़ी कमजोर है कि हम आपको ये कोर्स जो है उसका जो खर्चा जो है वो हम हमारे फैमिली जो है वो हम नहीं कर सकती है और हमारे मेरिट जो है वो अच्छी है और हम ये कोर्स कर सकते हैं, काबिलियत पा सकते हैं और हमको पाना ही है, तो क्या करें? तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है उसकी चिंता ना करें, क्योंकि स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती है। तो थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप की जानकारी भी आपको देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना MYSY करके जो है वो आपको मिल सकती है। अगर आपको मोर देन 80 परसेंटाइल है और
साइंस और थियरी में, तो आपको ये MYSY स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसमें आपकी फैमिली की इनकम जो है वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50% ट्यूशन फीस जो है, या तो 50%, 50,000, वो दोनों में से जो भी कम है वो आपको मिल सकती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर द एंटायर कोर्स। 4 साल के लिए, 4 साल में ये आपको मिल सकता है। तो फाइनेंशियल जो बर्डन है उसकी चिंता न करें। अगर आप एलिजिबल है, अगर आप स्कॉलर है और अगर आपको अच्छी सी पढ़ाई करनी है, तो इसके हेल्प, एक सरकार की जो हेल्प है उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो है वो फ्रीशिप कार्ड जो है, खास करके शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है उसके लिए। तो अगर आप शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, तो और आपकी फैमिली की इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है और मेरिटेड स्टूडेंट है आप, और आपको ये अच्छी सी पढ़ाई अच्छी सी कॉलेज में करनी है, तो आपको फ्रीशिप कार्ड भी मिल सकता है। मतलब कि गुंजाइश सभी है, आपको जानना जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपको TDO DDO से मिलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट से जो है वो भी TDO DDO से मिलेगा, और ये फ्रेश होना जरूरी है। बैंक्स लोन उपलब्ध है, और ये सब विधि जो है उसमें बैंक के साथ इंस्टीट्यूशन का जो कोलैबोरेशन है उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत इजी हो सकता है काम, और फॉर्म भरना और ये सब गतिविधियां जो है वो हमारे कॉलेज के सेक्शन, स्कॉलरशिप सेक्शन जो है उसमें से हो सकता है। आपको सिर्फ एक बार बैंक में जाना होता है, बार बार बैंक में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सुविधाएं आपको कॉलेज से मिलेगी, हमारे कॉलेज से मिलेगी, ज्ञान मंदिर से मिलेगी। तो लिंक जो है ये हमने आपको दी है http://gmit.edu.in। आपको एडमिशन के लिए अगर कुछ भी जानकारी चाहिए फार्मेसी में एडमिशन के लिए और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो आपका ये जो लिंक दी गई है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन करवाइए, जरूर करवाइए। और ये कॉन्टेक्ट नंबर जो दिया है उसमें आप टेलीफोन से हमारे साथ बात कर सकते हैं और अपना जो एडमिशन का काम जो है वो आप कर सकते हैं। हमारे माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और रुके नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़े। और इसके लिए हमारे साथ हमारी ये लिंक जो है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन करवाइए। कुछ भी जानकारी हो इस नंबर पर हमारे साथ बात करके अपना डिसीजन जो है वो फाइनल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, और आपका जो अमूल्य टाइम हमने लिया है, और जो कुछ भी जानकारी चाहिए आपको, जो कुछ भी आगे करना है, हमारे साथ में रहिए और जानकारी प्राप्त करके आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद और गुड लक, वेरी गुड लक एंड वेरी ब्राइट फ्यूचर।